इसराइल एंड ईरान की कॉन्फ्लिक्ट एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुकी है जिसमें हमें काफ़ी कुछ इंटरनेशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स का अंदाज़ा लगता है और आखिरकार कैसे एक रिजाइम चेंज होता है। दैट मीन्स वहाँ के जो लीडर हैं अब्दुल्ला खमेनी, उन्हें चेंज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप सभी जानते हो फ्रॉम 1979 से वो लेकर के अभी तक वहाँ के लीडर हैं, जब वहाँ पे स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुआ था पूरे के पूरे अरब में, और उसके बाद अभी अगर आप देखो तो वो प्रोमिनेंट लीडर हैं ईरान के। तो यहाँ पे उसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे, दैट इज मुसाद द घोस्ट आर्मी। आखिरकार ये घोस्ट आर्मी है क्या और ये ऑपरेट कैसे करती है, इसके पावर के बारे में हमने कई जगह पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, जिसमें हमें दिखता है कि कैसे इस लड़ाई में स्पेशली वन बाय वन करके हर एक जो उनके लीडर हैं, अब्दुल्ला खमेनी के जो टॉप लीडर्स हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते थे, उन्हें मार दिया जाता है। और उन्हें मारने के बाद एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है कि आखिरकार कैसे यहाँ पे रिजाइम चेंज करे, जिससे यहाँ की गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम बनाने के लिए फिर से इस तरह से एग्रेसिव ना हो और पावर ऑफ बैलेंस को ना बिगाड़े, जिससे इजराइल की एग्जिस्टेंस को कोई खतरा ना हो। अब देखिए यहाँ पे अब जब भी नेतन्याहू की बात करें जो कि इजराइल के पीएम हैं, उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह का काम कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर बम की जो उनकी फैसिलिटी है उनको गिरा रहे हैं। और उनका कहना गलत भी नहीं है, बिकॉज जब आप पूरे के पूरे इजराइल के साथ इस इलाके को देखोगे ना, तो आपको पता चलता है कि कैसे यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है न्यूक्लियर फैसिलिटी की, उसको सीधा के सीधा टारगेट किया जा रहा है इजराइल को और उसके साथ जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि उनके अगेंस्ट कोई भी वेपन या फिर एक स्ट्रेटजी क्रिएट की जाए, जो कि हमने रिसेंट में हमास एंड यहाँ पे रेड सी के आसपास भी आपने देखा कैसे उसके दूसरे ऑपरेटिव्स एक्टिव हुए थे और किस तरह से ईरान ने वहाँ पे अपने प्रॉक्सी वार के थ्रू उन लोगों को, हजबुल्लाह को ऑपरेटिव किया था और अगेंस्ट इजराइल 7 अक्टूबर को अटैक करवाया था। और ये अटैक अब अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंची है। हम सोच रहे थे कि वो एक्चुअली में वार है, नहीं, अभी जो इजराइल ने डिक्लेयर किया है ना वार अगेंस्ट ईरान, ये वार है और ये एक फुल स्केल वार है। हमें देखना होगा इसमें कि क्या यहाँ पे सच में ईरान पीछे हटता है या फिर इसी तरह से एग्रेसिवली जो मिसाइल अटैक्स उन्होंने किए हैं इजराइल के ऊपर, जिससे कई सारे इजराइल के जो लोग हैं वो मारे गए हैं। जहाँ पे इजराइल अटैक कर रहा है मिलिट्री फैसिलिटीज़ के ऊपर, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब्दुल्ला खमेनी मिसाइल्स के साथ कहीं भी अटैक कर रहे हैं इजराइल में, ताकि वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाया सके और इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे ना नेतन्याहू को, तो यहाँ पे आपको ये 4 लीडर दिख रहे हैं जो कि अभी एक्चुअली रिसेंट में मारे गए हैं। और इन 4 लीडरों को मारना बहुत ज़रूरी था इजराइल के लिए, बिकॉज ये पहले तो न्यूक्लियर ऑपरेटिव जो प्लेसेस थे उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको असेंबल कर रहे थे। और दूसरा, ये लीडर्स डायरेक्टली धमकी देते थे वेस्ट को कि हमारी लड़ाई अमेरिका से है, हमारी लड़ाई यूरोप से है, हमारी लड़ाई इजराइल से है, बिकॉज इन्होंने हमें बहुत टाइम से दबा के रखा है। मतलब देखिए दबाने का मतलब जो है ना यहाँ पे कई वजह से सही भी है, लेकिन हम इसका रिटेलिएशन इस तरह से नहीं कर सकते। महात्मा गांधी की बात है कि हम आंख के बदले आंख नहीं ले सकते, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सही है। लेकिन जब आप इकोनॉमी को देखोगे ना, तो ओरिजिनली में यहाँ पे है मूवमेंट। देखिए कुछ दिनों पहले हमें ये पता चला था कि एक्चुअली में जो ईरान का एलएनजी है, उनके जो नॉर्थ पाइपलाइंस है नॉर्थ और साउथ, जिसमें एक तरह साइड कतार का है और एक साइड आपको दिखेगा कि ईरान का है। अब देखिए इस साइड वाला जो कतार का है ना, उस साइड में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो बॉम्बिंग की गई है इसराइल के द्वारा, इस साइड नुकसान हुआ है। इससे ईरान की इकोनॉमी बहुत हद तक चोट पहुंची है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोडक्शन यूनिट था और इसके बगल में कतार है जो कि दूसरी है। तो आप सोचो किस तरह से ये इकोनॉमिक वार है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में जो लोगों की जान जा रही है वो जा रही है इकोनॉमी की वजह से। अब इस इकोनॉमी का ट्रैजेक्टर तो हम समझ गए हैं, लेकिन इससे आगे जब बढ़ोगे ना, तो आपको दिखता है इंटेलिजेंस। अब देखिए ये जो इंटेलिजेंस होती है ना, कॉमन इंटेलिजेंस नहीं है। एक्चुअली मुसाद को, MI6, इन सब को जब आप देखते हो ना, तो ये एक बहुत ही ग्रुप में असेंबल होकर के एक जगह काम करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड है, आपको ऑलरेडी पता है। AI के साथ IoT काम कर रहा है, जिसमें इनके एजेंट्स इस तरह से इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं जगहों पे कि वो कैसे भी वहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हो। आपने हमास के साथ लड़ाई में देखा होगा कि कैसे वहाँ पे लीडर को मारने के लिए हर एक मोबाइल या फिर बैटरी के जो भी इक्विपमेंट थे वो ब्लास्ट कर गए। आखिरकार ये कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी एंड रियल इनपुट जो कि उनके ग्राउंड पे है, उनके उन स्पाई एजेंसी के मिलने के कारण। और यही कारण है कि ये वार जो है ना, इतना प्रिसीजन के साथ आपको यहाँ पे इजराइल लड़ता सा दिख रहा है। अब देखिए इजराइल यहाँ पे आपको छोटी सी कंट्री दिख रही है ना, इसके पास आपको पता है जगह छोटा जरूर है, बट इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। और यही कारण है कि ये सही से किसी भी कंट्री को, और इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज नहीं, किसी भी कंट्री के साथ लड़ने के लिए तैयार है। 7 डे वार तो आपको याद होगा जो
इजराइल के साथ उन्होंने लड़ी थी और पूरी की पूरी जो अरबियन पेनिनसुला की सेना थी उनको गिरा दिया था। और अभी यहाँ पे वो फिर से अपना स्ट्रेंथ और पावर दिखा रहे हैं यहाँ पे ईरान के ऊपर। अब ये ईरान के ऊपर जब इन्होंने 200 प्लेन्स के साथ अटैक किया आज से 5 दिन पहले, तो अटैक करने के बाद उन्होंने एक्चुअली जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको डैमेज किया, मिलिट्री साइट्स को डैमेज किया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद वो वापस तो आ गए, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान अब बोलता है कि हम यहाँ पे इतने मिसाइल दागेंगे कि तुम्हें याद रहेगा कि एक्चुअली रिटेलिएशन क्या होता है। और उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने आसमान को रंग दिया है मिसाइल से। मैंने कई सारे वीडियो भी इससे पहले डाले थे जिसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया ये किस तरह से कर रहे थे। लेकिन कुछ फॉल्स क्लेम भी हैं ईरान के द्वारा, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे उन्होंने F-35 को मारने का जो एक ब्लंडर दिखाया था वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला था। तो इसके बाद जब आप देखते हो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो इजराइल स्ट्राइक जो है ना डैमेज किया है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को, ये कंफर्म हो चुका है, ये IAEA ने बताया है। बिकॉज आप ये साइट देख रहे हो ना जहाँ पे ये गड्ढा किया गया है, वहाँ पे आप देखोगे कि जून 27, 2025 को ये अपीयर्ड हुआ था यहाँ पे। और रियल इंड हमें इसका ऐसा दिखता है कि जो हमारे इंडियन एम्बेसी के लोग हैं उनको भी ईरान ने बोल दिया है। ये सत्य मतलब इससे पता हमें चल पाएगा कि एक्चुअली में वहाँ पे हुआ है। बिकॉज एम्बेसी के लोगों को ऐसे खाली करने के नहीं बोलते, स्पेशली इंडिया के एम्बेसी के लोगों को, कि आप यहाँ से किसी और जगह पे चले जाओ, यहाँ पे ये जगह सेफ नहीं है। और जब इन्हें ऐसा बोला गया तो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड को अब सच में लग रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बम गिरा है जिससे न्यूक्लियर लीक हो सकता है। अब देखिए न्यूक्लियर लीक को हम नॉर्मल नहीं ले सकते हैं। इससे पहले जापान में भूकंप की वजह से जो फुकुशिमा में ऑलरेडी न्यूक्लियर लीक हुआ था उससे कितने सारे लोग मारे गए थे। और सिर्फ वही एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे जगहों पे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये सैटेलाइट इमेजेस प्रूव करती है। अब जब आप इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि कैसे नताज जो है उसके इंसर्कल एरिया को, ये पहले का ये बाद में है जब वहाँ पे अटैक हुआ है, और इस पूरे एरिया में किस तरह से बम गिरने के बाद जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि अंडरग्राउंड थी वो डैमेज हो चुकी है। और इसके कन्फ्रंटेशन होने के कारण ना आपको ये भी दिख रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो है अब पूरी तरह से ईरान का ठप हो गया होगा। हम यही सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे ईरान भी एक मास्टर प्लानर निकला। आप देखिए ये जो आप सारे साइट्स देख रहे हो इसमें आपको दिख रहा है जो उनका टनल था वहाँ पे किस तरह से अटैक किया गया है। तो आप एक बात सोच के देखो, उनके टनल चेक इन पॉइंट से लेकर के हर एक पॉइंट तक किस तरह से इजराइल की आर्मी ने अटैक किया होगा। ये है मुसाद का मास्टर प्लान, और इसीलिए मुसाद वर्ल्ड की टॉप स्पाई एजेंसी में से जानी जाती है। और इनफैक्ट मैं भी मानता हूँ दे आर मच पावरफुल। तो उन्होंने किस तरह की प्रिसीजन के साथ अटैक किया, और अटैक करने के साथ हमें दिखा कि उनकी पावर क्या है। अब देखिए इजराइल जब वर्ल्ड मैप में खुद को देखता है ना तो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे देखता है, और खुद को एक अच्छे कंट्री जो कि अपने साथ पावरफुल एलाइज को भी लेके चल रहा है। अब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनका हेल्प कर रहा है, ये तो हमें पता है। साथ में यूरोपियन जो कई और कंट्रीज़ हैं वो भी कर रही हैं। बिकॉज अभी जो G7 मीटिंग आज ही कॉन्क्लूड हुआ है उसमें इजराइल एंड ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कुछ मेजर रिजोल्यूशन नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बोला भैया तुम न्यूक्लियर वेपन की अपनी सारी अथॉरिटी दे दो इजराइल को। तो यहाँ पे हमें बात एक तरफा सा दिख रहा है। और इनफैक्ट इंडिया ने SCO में, सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 7 कंट्रीज जो हैं वो सारे के सारे मिल करके एक साथ बैठ करके इजराइल के अगेंस्ट कंडेम करना चाहते थे कि आपने जो 200 प्लेन उड़ा करके वहाँ पे इतना बड़ा नुकसान किया है वो गलत है। लेकिन इंडिया ने बोला कि हम SCO में नहीं जाएंगे और हम कोई कंडेमनेशन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडिया बैलेंस कर रहा है ऑब्वियसली ईरान एंड इजराइल दोनों को, बिकॉज दोनों ही हमारे अच्छे फ्रेंड हैं। बट करेंट टाइम में अगर आप देखो तो जो हमें वेपन टेक्नोलॉजी, जो हमें टेक्नोलॉजी से, इवन मैन पावर से, एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो प्रेजेंट में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पॉलिटिकली जो खुल के सपोर्ट कर रहा है वो है इजराइल। तो इस तरह के पार्टनर को अभी नाराज नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियसली ईरान को जब हम देखें तो ईरान हमारा एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी उन्होंने कभी पाकिस्तान का साइड नहीं लिया है, और ज़्यादातर उन्होंने इंडिया का साइड दिया। अभी भी जब इंडिया पाकिस्तान वार था तो उन्होंने इंडिया की बात समझी, उस तरह से काम भी किया। तो इस तरह से हमें दिखता है कि इंडिया को पावर बैलेंस करना और अपनी दोस्ती बनाए रखना दोनों कंट्री से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इंडिया को ये मत समझिएगा कि हमारा हिंदुस्तान किसी की साइड ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, उसका एक कारण है और उसी के हिसाब से हम मानते हैं। और हम जैसे एस जयशंकर हमेशा बोलते हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट को
प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए इजराइल स्ट्राइक जो है ना, क्या वर्ल्ड क्लोज है न्यूक्लियर रेडिएशन के इंसिडेंट से? जी हाँ, बिल्कुल है। और अगर ये न्यूक्लियर इंसिडेंट ज़्यादा हुआ है तो हमें इस बात को समझना होगा कि अगर देखिए रेडिएशन बाहर निकलता है ना चेन रिएक्शन के बाद, तो वो एक्चुअली में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के पौधे हैं, वातावरण है, उन सबको बर्बाद करके रख देगा। और नियर बाय 10 किलोमीटर एरिया हैवी डैमेज होगा और नियर बाय 50 किलोमीटर एरिया में आपको उसके असर देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो ये एक बहुत ही खतरनाक इशारा है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान के लोग अब रिटेलिएशन करने में पीछे नहीं रहेंगे। हमें उसका सबूत भी दिखता है, उसके लिए मैं उनके पार्लियामेंट का आपको फोटो दिखाऊंगा। अब देखिए इससे पहले हम जब इस चेन रिएक्शन को देख रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को, तो यहाँ पे होता क्या है देखिए, अगर अंदर ब्लास्ट होता है और गलती से भी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो अगर ब्लास्ट न्यूक्लियर वेपन का वहाँ पे पूरी तरह से बाहर नहीं भी आ पाएगा, फिर भी ये जो चेन रिएक्शन आपको दिखा ना, ये पूरे के पूरे एरिया को बर्बाद करके रख देगा। अब इसीलिए यहाँ पे मुसाद जो घोस्ट आर्मी है ना, उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें कर दी। और यहाँ पे वाइल्ड बिहाइंड आर्मी लाइंस इन ईरान क्यों लिखा जा रहा है? अब देखिए इस बात को बहुत लोगों ने कवर किया, बहुत लोग समझ गए कि मुसाद आर्मी कर क्या रही है, लेकिन मुसाद ने बहुत ही टारगेटेड अटैक किया है। देखिए उन्हें वो सारे ऑपरेटिव जगह पता थे जहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स थे, उन्होंने पहले उसे बर्बाद किया, उनके 4 लीडर्स को मार दिया। अब ये सब करने के बाद ना मुसाद वहाँ पे बहुत डीपली इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ के जो रियल इनपुट डाटा है और उसके साथ वहाँ पे वो कैसे नुकसान पहुँचाने वाला है अपने नेक्स्ट फेज में, उसके लिए इजराइल तैयार है। और उस बात से ईरान को डरना चाहिए और इनफैक्ट वर्ल्ड को भी, बिकॉज जब आप इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे पूरा का पूरा जो आर्मी ऑपरेटिव है वो मुसाद के द्वारा किया जा रहा है। बिकॉज इन दोनों का जो लैंड मास है वो काफ़ी नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर पे है। और यही कारण है कि यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली अटैक नहीं किया जा सकता। यहाँ पे या तो आप प्लेन्स ले आके अटैक करोगे, मिसाइल से अटैक करोगे, या फिर आप अपने स्पाई एजेंसी के थ्रू प्रिसाइजली उन जगहों पे अटैक करोगे, या फिर मैन हंट किलिंग करोगे। तो यहाँ पे वही हमें देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि आप जब डिस्टेंस एक बार यहाँ से देखोगे तो ये रहा इजराइल और ये रहा ईरान, इसके बीच में इराक आता है, और उसके साथ वेस्ट बैंक के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे पैलेस्टाइन भी आता है। यही कारण है कि यहाँ पे इस तरह का वार हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग फोटो पे आते हैं। एक्चुअली ये जब फोटो देखोगे ना आप, वी जस्ट वांट पीस, ऐसा उन्होंने यूएन में बोला, इसलिए हम पीस चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम न्यूक्लियर वेपन ना बनाओ। अब देखिए हमें दोनों बातें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। एक इंटरनेशनल वे में जाकर के बोलना हमेशा हर एक लीडर को बोलना पड़ता है, लेकिन अगर आपके ऊपर खतरा हो, स्ट्रेटजिकली रियल खतरा हो कि आपके ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ा जा सकता है, तो आप स्टेप तो लोगे। लेकिन जब आप स्टेप लेते हो तो वो कितना लीथल होता है और किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। आप पॉलिटिकल गेम को नहीं समझ रहे हो, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग हो रही है इकोनॉमिकली, जो कि मैंने आपको समझाया गैस फील्ड का। उसके साथ यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है कि वहाँ पे जो ड्रेन हुई है ब्लड की, उसका रियल रीज़न है ईरान का एक जिद कि वो पहले पर्सिया था, आप पर्सिया के बारे में जानते होंगे, और पर्सिया फिर से राइज करेगा, यही यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी। और इसी कारण से नेतन्याहू इतना एग्रेसिवली स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। और यही कारण है कि इजराइल का बच्चा इवन अपोजिशन भी नेतन्याहू का साथ देता है। इसी कारण से अभी ये अटैक इस तरह से कैरी आउट कर पा रहे हैं। और इन फ्यूचर भी हमें एक मेजर स्ट्राइक देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज ईरान रुका नहीं है, लगातार अपने ड्रोन्स एंड मिसाइल्स के थ्रू इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। अब देखिए इन सारे अटैक्स तो चल रहे हैं, लेकिन ये जो घोस्ट आर्मी है ना, इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी सारे एरिया को एक मैप कर लिया, प्लान कर लिया है। और यही कारण है कि उन्हें पहले खबर लग जाती है हर एक चीज़ की, और जब उन्हें खबर लगती है तो वो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये प्रिपरेशन इस हद तक आ चुकी है कि इजराइल ने पूरी तरह से धमकी दे दिया है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो हम पूरी तरह से तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो वहाँ पे डिज़ाइन चेंज करने वाले हैं। वो उतने लोगों को कभी नहीं मारेंगे जिससे उन्हें वर्ल्ड भर में कंडेमनेशन होगी। और आप जानते हो जापान के साथ जो हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, उसके बाद किस तरह से जापान उभरा। और अगर जापान उसका टक्कर देता या फिर जवाब देता तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत ही बुरा होता। यही कारण है कि यहाँ पे बहुत संभल के इजराइल स्टेप ले रहा है, स्ट्रेटजिकली अपने राइट स्टेप पे है। और अगर डिज़ाइन चेंज करने में सक्सेसफुल होता है तो हमें माइट भी बहुत जल्दी एक पपेट लीडर देखने के लिए मिलेगा। बट ईरान की एक हिस्ट्री अलग रही है, सो यहाँ पे हम कुछ भी कंफर्म करके नहीं बोल सकते कि आखिरकार यहाँ पे होने क्या वाला है। अब देखिए ईरान का जो टारगेट है ना, वो आपको थोड़ा समझना होगा। उन्होंने पूरे के पूरे इजराइल को ही टारगेट कर लिया।
कुछ जगहों पर छोड़ करके। और यहाँ पे अगर आप आईडीएफ के टारगेट देखोगे, जो कि इजरायली आर्मी है, उन्होंने जो है ना अलग अलग जगह जहाँ पे उनके मिलिट्री ऑपरेटिव्स थे उन सारी जगहों को अटैक किया है। तो इससे उन्होंने दो काम किया है। एक तो वर्ल्ड को ये दिखा दिया कि हम मासूम लोगों को नहीं मार रहे हैं, हम मार रहे हैं उन लोगों को जो कि एक्चुअली में हमें प्रॉब्लम पहुंचा रहे थे। और दूसरा, हम उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। यही कारण है कि इजराइल खुद को अपने जगह पे सही साबित कर पा रहा है और ईरान खुद के ही जगह पे यहाँ पे गलत साबित हो जा रहा है। और ये एक स्ट्रैटेजी होता है, मास्टर स्ट्रैटेजी, कि कैसे आखिरकार उन्होंने खुद को राइट प्लेस में पुट इन किया है। अब यहाँ पे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में देखोगे तो ट्रंप की जो मैंने आपको बात बताई, ट्रंप ने यहाँ पे आकर के बड़े मुंह से बोला कि मैं चाहता हूँ कि ईरान अपने पूरे न्यूक्लियर को, पूरी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटी है, उन सब को छोड़ दे और वो इजराइल को सबमिट कर दे, उसके बाद ये वार ख़त्म हो जाएगी। ऐसा उन्होंने जी समिट में बोला। अब ये बोलते रहते हैं तो इनके बोले हुए बातों पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, बिकॉज ये बोलते कुछ और करते कुछ और है। यही कारण है कि आपको जो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी दिख रही है, उनके थॉट्स अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, और उन्होंने जिस तरह से डीप इंटेलिजेंस के साथ वर्क किया है इजरायली आर्मी के साथ इस टाइम पे, इवन उन्होंने यूक्रेन के साथ भी वार में जिस तरह से वर्क किया, बिकॉज यूक्रेन इतना देर हम सबको पता है सस्टेन नहीं कर पाता अगेंस्ट रसिया। और यही कारण है कि यहाँ पे आपको ये जो बिग पावर गेम है ना, और भी बड़ा होता हुआ दिखेगा इन द फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे बड़े पावर्स मिल करके एक बड़ी गेम को खेल रहे हैं ताकि अपने खिलाफ उठने वाले फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को वो रोक सकें। और अल्टीमेटली ये हमेशा रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स से। अब देखिए, ईरान का एक पार्लियामेंट का न्यूज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि हम छोड़ने वाले हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। अब देखिए, जो एनपीटी ट्रीटी है ना 1965 के आसपास आई थी, और ये जब आई ना तो ये इसलिए आई ताकि जो P5 कंट्रीज़ है, डैट मीन्स चाइना, उसके साथ जो और 4 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके अलावा छोड़ कर किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, जिसमें इंडिया भी शामिल था। इसलिए इंडिया ने कभी एनपीटी को साइन नहीं किया, लेकिन IAEA को हमने साइन किया, जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक न्यूक्लियर एजेंसी को हमने साइन करने के साथ वो एक वॉचडॉग एजेंसी है, जिसको हमने ये बोला कि हाँ तुम हमारे यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो। लेकिन 1998 में हमने प्रोग्राम टेस्ट के बाद उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। अब देखिए, एनपीटी बना इसलिए था ताकि इसको जो है ना दूसरे कंट्रीज़, दैट मीन्स जो अदर कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर चाहते हैं बनना, वो ना बन पाए। और इसी के लिए एक्चुअली ये उन कंट्रीज से साइन करवाते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि वो कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी ना बन जाए और सिर्फ यही कंट्री एनर्जी न्यूक्लियर पावर बने रहे। इसमें थोड़ा डोमिनेंस का गेम है। आप खुद सोचिए, अगर इनके पास न्यूक्लियर पावर होगा तो डेटरेंट, दैट मीन्स मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ सकता हूँ, जो कि पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता है। उसी तरह से ये इनके पास रह जाएगा। दूसरा होता है कि दूसरी कंट्री के पास वो न्यूक्लियर एबिलिटी नहीं आ पाएगी, जिससे वो कभी भी राइट टाइम पे रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकेंगे सामने वाले को। और यही कारण है कि न्यूक्लियर वेपन को एक तरह से बोला जाता है कि ये पावर गेम को ना बैलेंस करता है, जिससे दूसरी कंट्री ज़्यादा उछले नहीं। और यही कारण है कि न्यूक्लियर वेपन के लिए हर एक छोटी से छोटी कंट्री चाहती है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन हो ताकि हमें कोई डरा ना सके। लेकिन यहाँ पे यही एनपीटी है जो इसको रोकती है। और IAEA क्या काम करती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये रोकती है और उसके साथ ये पूरी की पूरी जगह में देखती है, सेटेलाइट के थ्रू, वेब्स के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू कि क्या हो रहा है न्यूक्लियर में। और यही ऑथराइज करती है कि अच्छा आप पीसफुल एनर्जी के लिए यूज कर सकते हो, आप एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लाइट बल्ब जला सकते हो, लेकिन बम नहीं बना सकते। यही कारण है कि ईरान बोलता है कि हमें चाहिए। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें चल रही है तो हमें ये एग्जैक्ट वे में पता होना चाहिए कि ये वार रुकने नहीं वाला है। ये वार एक डिफरेंट स्टेप तक जाएगा, भले ये धीरे चले या फिर एग्रेसिव चले, लेकिन हमें एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल सकता है एज अ पॉलिटिकल, अगर आप वे में सोचो तो। लेकिन कुछ भी अनइवन है, कुछ भी हो सकता है कल के दिन में, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन हर एक दिन चेंज होता है अपने शेप में। और यही कारण है कि हम जो पीसफुल वर्ल्ड चाहते हैं, इजराइल जो पीसफुल वर्ल्ड चाहता है, ईरान जो पीसफुल वर्ल्ड चाहता है, वो डिपेंड करता है कि किसका कितना इकोनॉमिक बेनिफिट है, कौन इस वार से कितना बेनिफिट कर पा रहा है। और आफ्टर ऑल व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा था कि वार इज़ नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अर्जेंसी सो दैट वी कुड बी एबल टू डिफेंड आवर सेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए हम एक्चुअली इस वार को लड़ रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री के बुक में अलग चीज़ लिखा हुआ है, वार इज़ नेसेसरी, बिकॉज हमेशा एक योद्धा को वार लड़ते रहना चाहिए। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है इजराइल और ईरान के भविष्य में। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी मैं आप तक लेके जरूर चलाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।